नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। और देखो दोस्तों, आज हम लोग करंट अफेयर का 5वां वीडियो देखेंगे, क्योंकि ये करंट अफेयर की 5वीं सीरीज़ है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि अब हम लोग करंट अफेयर डेली हम लोग को डेली आएगा, तो आपको डेली उसको देखना है। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। और अगर वीडियो दोस्तों अच्छा लगे तो इसको लाइक करना। तो देखो, पहली टॉपिक क्या है, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी। ठीक है, ये तुम्हारा स्टैचू ऑफ इक्वालिटी, तो ये क्या चीज़ है। तो देखो, एक मूर्ति बनी है तेलंगाना में, शमशाबाद में, तो इसको स्टैचू ऑफ इक्वालिटी का नाम दिया गया है। और 5 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टैचू ऑफ इक्वालिटी को राष्ट्र को समर्पित किया है। तो देखो, ये किसकी प्रतिमा है, तो ये भक्त और संत श्री रामानुजाचार्य की प्रतिमा है। ठीक है, ये 11वीं सदी के महान दार्शनिक थे, चिंतक थे, भक्त थे। तो ये है। ठीक है, अब देखो, देखते हैं हम लोग। ये देखो प्रतिमा है, ये प्रतिमा है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं ये कितनी हाइट की है। तो इसकी टोटल हाइट है 216 फुट। ठीक है, 216 फुट इसकी हाइट है, तो बहुत ऊंची प्रतिमा है। और अगर केवल रामानुजाचार्य जी की प्रतिमा की बात करें तो ये है 108 फुट। ठीक है, अब देखो, इसको ये जो है ना, ये जो नीचे का पोर्शन देख रहे हो, इसको कहा जाता है भद्रवेदी। भद्रवेदी है 54 फीट की, मतलब जिस बेस पर पूरा ये जो स्ट्रक्चर है पूरा खड़ा हुआ है, तो इसको भद्रवेदी कहा जाता है। ठीक है, और ये देख रहे हो, ये है पद्मपीठम, इसको पद्मपीठम कहा जाता है। और ये जो डंडे तक, ये झंडे तक ये इन्होंने डंडा पकड़ा हुआ है, तो इसको कहा जाता है त्रिदंडम। अगर इसका कहा जाए तो ये 135 फीट है। तो एक बार फिर से देखो, टोटल इस मूर्ति की ऊंचाई है 216 फीट, जिसमें अगर श्री रामानुजाचार्य जी की ऊंचाई की बात करें, कितनी ऊंची मूर्ति है ये, तो 108 फीट। और जिस स्ट्रक्चर पे ये बेस, मतलब जिस बेस पर ये पूरा स्ट्रक्चर टिका हुआ है, उसको कहा जाता है भद्रवेदी, और इसकी ऊंचाई है 54 फीट। ठीक है, ये है पद्मपीठ, तो पद्मपीठ की ऊंचाई है 27 फीट। तो स्टैचू ऑफ, अगर मैं कहूँ आपसे स्टैचू ऑफ इक्वालिटी की ऊंचाई कितनी है, तो 216 फीट। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं ये प्रतिमा कहाँ पर स्थापित की गई है। तो ये प्रतिमा शमशाबाद, हैदराबाद, तेलंगाना में स्थापित की गई है। एक आश्रम है, त्रिदंडी चिन्ना जीयर स्वामी आश्रम, तो इसमें ये स्थापित की गई है। और 1000वीं जयंती पर के उपलक्ष्य में ये मतलब मूर्ति को समर्पित किया गया था देश को। तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। और इस मूर्ति को क्या कहा गया है, मूर्ति मतलब समता की मूर्ति कहा गया है, समता मूर्ति इसको कहा गया है। 216 फुट ये क्या है, और उसके 54 फीट भद्रवेदी आधार क्या है, तो ये मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अब देखो आगे, 5 धातुओं से ये मूर्ति निर्मित है। ये 5 धातुएं कौन कौन सी हैं, तो सबसे पहले देखो, सोना, चांदी, तांबा, पीतल और जस्ता। ठीक है, 5 धातुओं से, इसीलिए इसको पंचधातु बोला गया है। और इसमें 120 किलोग्राम सोने का प्रयोग हुआ है। अगर प्रश्न आए कि ये किस कंपनी ने बनाया है, तो चीन में एक कंपनी स्थित है, एरोसन। तो एरोसन कारपोरेशन ने इस मूर्ति को बनाया है, इसका पूरा निर्माण किया गया है। तो ये मैंने बता दिया है कि रामानुजाचार्य जी की प्रतिमा की ऊंचाई कितनी है, 108 फुट, भद्रवेदी है 54 फुट, पद्म पीठ है 27 फुट। तो ये सब मैंने आपको फिगर से समझा दिया है। अब देखो, एक मूर्ति और बनाई जा रही है, स्टैचू ऑफ बिलीफ। ये भगवान शिव की प्रतिमा है, और ये राजस्थान में बनाई जा रही है। ठीक है, और ये विश्व में भगवान शिव की सबसे ऊंची प्रतिमा होगी। ठीक है,
अब देखो, एक मूर्ति बनाई जा रही है स्टैचू ऑफ पीस। ये 2020 में इसका एक तरह से 2020 में इसका अनावरण हो चुका है। और ये जो प्रतिमा है ये है जैन आचार्य विजय वल्लभ सुरीश्वर। इनकी प्रतिमा है 151 इंच इनकी मूर्ति की ऊंचाई है। और ये 8 धातुओं से, अष्ट धातु से मिलकर बना है। तो स्टैचू ऑफ पीस क्या है, स्टैचू ऑफ बिलीफ क्या है, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी क्या है, ठीक है। तो ये आपको पता है। और एक सरदार पटेल जी की प्रतिमा है, उसका नाम है स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो केवड़िया गुजरात में है, ठीक है। और ये विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को समर्पित है। और इस मूर्ति की ऊंचाई जो है 597 फीट है। ये बात आप समझ गए। तो अब एक बार फिर से बोलो, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी की लंबाई कितनी है, 216 फीट स्टैचू ऑफ इक्वालिटी, ठीक है। अगर मैं कहूँ स्टैचू ऑफ बिलीफ, ये 351 फीट। और आपका स्टैचू ऑफ यूनिटी ये कितने, 597 फीट, केवड़िया गुजरात। चलो अब आगे देखते हैं। अटल सुरंग, अटल सुरंग है ये, इसको विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग घोषित किया गया है। और ये अटल सुरंग कहाँ पर स्थित है, देखो रोहतांग ज़िले में स्थित है, कश्मीर में, ठीक है। रोहतांग जो तुम्हारा रोहतांग में टनल है ये, इसको अटल टनल भी कहा गया है। 3 अक्टूबर 2020 में इसका उद्घाटन हुआ था, ठीक है। तो अटल सुरंग क्या है, देखो विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है। इसकी लंबाई कितनी है, देखो 9.02 किलोमीटर। देखो 9 फरवरी 2022 को अटल सुरंग को वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड्स में भी शामिल किया गया है। और यह रोहतांग ज़िले में स्थित है, ठीक है। तो ये अब तुम समझ गए हो अटल सुरंग क्या है। अटल टनल की देखो विशेषताएं सुनो। तो ये घोड़े के जो नाल की ये टनल है, और इसकी ऊंचाई है 5.52 मीटर। और सुरंग की चौड़ाई क्या है, 10.5 मीटर चौड़ी है, ठीक है। हिमालय के पीर पंजाल श्रृंखला में रोहतांग दर्रे से गुजरती है। और यह पूरे वर्ष हिमाचल प्रदेश के मनाली को लाहौल और स्पीति घाटी को जोड़ती है। तो ये कश्मीर में नहीं, हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। इसको आप ध्यान रखिएगा, वो थोड़ा स्लिप ऑफ टंग हो गया। तो अटल टनल कहाँ है, रोहतांग ज़िले में। अब अगला देखते हैं, सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0। तो इससे पहले 3.0 तक के इंद्रधनुष मिशन आ चुके हैं, और अब ये 4.0 है। तो देखो सबसे पहले ये सुनो कि इंद्रधनुष है क्या। इंद्रधनुष एक ऐसी स्कीम है जिसके थ्रू बच्चों एवं महिलाओं को कुछ बीमारियों के खिलाफ मतलब इंजेक्शन लगाए जाते हैं। जैसे वो बीमारियां हैं, डिप्थीरिया है, टिटनेस है, रोटा वायरस, डायरिया है, रूबेला है, ठीक है, इन्फ्लूएंजा टाइप बी है, पोलियो है, मीजल्स है, टीबी है, हेपेटाइटिस बी है, जापानी इंसेफेलाइटिस है। तो ये सब बीमारियां, निमोनिया है, तो इनके खिलाफ इन बीमारियों का टीका लगता है इंद्रधनुष बीमारी में। ये बात आप ध्यान से समझना कि इसका देखो अब मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत कब हुई। तो सबसे पहले तो 4.0 समझ लो, उसके बाद में इंद्रधनुष देखते हैं, ठीक है। तो ये इसका अपडेटेड वर्जन है इंद्रधनुष 4.0। इसका शुभारंभ कब हुआ है, 7 फरवरी 2022 को हुआ है। और केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री के द्वारा किया गया। 33 राज्यों में 416 ज़िलों में ये
कार्यरत है। इस मिशन का उद्देश्य क्या है? सार्वभौमिक टीकाकरण की दिशा में स्थायी लाभ प्राप्त करना और कोविड-19 महामारी की वजह से जो नियमित टीकाकरण हमारे देश में होता था बच्चों का और महिलाओं का, वो धीमा पड़ गया था, क्योंकि पूरा ध्यान सरकार का किस में था? कोविड-19 को टीका लगाने में। तो अब ये इसको तेज़ करना है। अब देखो, मिशन इंद्रधनुष कब चालू किया गया? तो मिशन इंद्रधनुष चालू किया गया था 25 दिसंबर 2014। ये क्या था? ये देखो 25 दिसंबर 2014 को, 25 दिसंबर जो है अटल बिहारी जी का जन्मदिन होता है, तो उसी दिन इस मिशन की शुरुआत की गई थी। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य था देश के सभी बच्चों में और गर्भवती महिलाओं का तीव्र गति से टीकाकरण करना। ठीक है, तो ये 12 बीमारियों के खिलाफ टीकाकरण करना था और शुरुआत में 201 ज़िलों में ये चालू किया गया। अब देखो 12 बीमारियों में, ये 12 बीमारियां हैं। डिप्थीरिया है, टिटनिस है, रोटावायरस है, डायरिया है, रूबेला, ठीक है, इन्फ्लुएंजा है, टाइप बी, पोलियो है, मीजल्स है, ट्यूबरकुलोसिस मतलब टीबी, हेपेटाइटिस बी, जापानी इंसेफेलाइटिस, ठीक है, निमोनिया और परक्यूरिस, ये सब बीमारियां हैं। उसके बाद सघन मिशन इंद्रधनुष, जिसको बोला जाएगा इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष। IMI का शुभारंभ किया गया इसको और सघन बनाने के लिए। ठीक है, तो देखो इंद्रधनुष का शुभारंभ, इस कार्यक्रम का उद्देश्य 2 वर्ष तक के बच्चों को टीकाकरण करना था। नियमित एक टीकाकरण कार्यक्रम चलना, 173 जिलों में ये चलाया गया था। अब देखो उसके बाद आया सघन मिशन इंद्रधनुष 2.0। यह टीकाकरण कवरेज को बढ़ावा देने के लिए दिसंबर 2019 में से मार्च 2020 तक ये चालू किया गया। और उसके बाद है उसके बाद ये आपका है सघन मिशन इंद्रधनुष 3.0। इस मिशन को 22 फरवरी 2021 को से 22 मार्च 2021 के मध्य 15 दिनों की अवधि के दौरान संचालित किया गया था। और इसको ये टारगेट कर रहा था गर्भवती महिलाओं को, जो और ऐसे बच्चों को टारगेट कर रहा था जो कोविड-19 महामारी के कारण टीकाकरण से वंचित रह गए थे। ठीक है, हम देखो एक करंट अफेयर का टॉपिक है ये काजू बेली, इस तरह से लिखा जाएगा काजू बेली। तो काजू बेली तमिलनाडु का 16वां पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया है। ठीक है, इसकी घोषणा किसने की है? तमिलनाडु सरकार ने काजू बेली आर्द्र भूमि को राज्य का 16वां पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया है। और इसकी घोषणा किसके द्वारा की गई है? तमिलनाडु के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा। अगर ये कहा जाए कि किस पावर के द्वारा ये की गई है, तो देखो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, इसकी धारा 18(1). तो 1972, देखो सबसे पहले तो ये जानो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 का है, उसकी धारा 18(1) के द्वारा ये जारी की गई है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे प्रवासी पक्षी वो आते हैं और अपने आहार, ये एक तरह से इनका फीडिंग ग्राउंड है। बहुत सारे साइबेरिया पक्षी आते हैं, सफ़ेद साइरस, जिसको सफ़ेद बाइट, देखो बाइट स्टॉर्क, जिसको सफ़ेद सारस बोला जाता है। ठीक है, यूरेशियन कर्ल्यू इसको ये बोला जाता है। एक ये पक्षी है, ये यूरेशिया से आता है और यहाँ पे जब वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है तो ये यहाँ पर आते हैं और ये एक तरह से इनका फीडिंग ग्राउंड है। अब देखो, अब एक और चीज़ समझते हैं कि उत्तर प्रदेश में
पक्षी अभ्यारण्य और वन्य जीव विहार कितने हैं? तो देखो उत्तर प्रदेश में एक राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, 11 वन्य जीव विहार हैं और 14 पक्षी विहार है। अभी मैंने जो ग्रामीण विकास की दूसरी सीरीज वन्य जीव वाली बनाई है उसका वीडियो आप देखिएगा, तो उत्तर प्रदेश के जो पक्षी विहार है, नवाबगंज पक्षी विहार, समस्तपुर पक्षी विहार, लाख बहौसी पक्षी विहार, तो ये सब मैंने बताया है। सांडी पक्षी विहार, ओखला पक्षी विहार कहाँ है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। करंट अफेयर क्योंकि बहुत ज़्यादा है, तो करंट अफेयर अब डेली आएगा और इसको आप लोग डेली देखिए, क्योंकि करंट अफेयर जितना आपका स्ट्रांग होगा देन ओनली यू विल फील अपना कॉन्फिडेंस फ्रॉम योर इनर साइड, ठीक है। करंट अफेयर पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है और एक ऐसा टारगेट बना लो कि करंट अफेयर हमको डेली देखना है स्टैटिक सब्जेक्ट के साथ में, क्योंकि स्टैटिक सब्जेक्ट तो जो है आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी वो तो नहीं बदल रहा है, पर करंट अफेयर डेली चेंज हो रहा है। सो यू शुड अवेयर ऑफ द करंट अफेयर डेली टू डेली। सो मतलब आई विल डेली अपलोड द वीडियो ऑफ करंट अफेयर और यू शुड वॉच दिस, ठीक है। आपको पूरा देखना चाहिए और इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। करंट अफेयर इतना ज़्यादा है तो मैं अभी तो एक बना रहा हूँ, दिन में दो भी आ सकते हैं वीडियो आने वाले दिनों में, क्योंकि करंट अफेयर बहुत ज़्यादा है, मुझे आपको पूरा कवर कराना है, ठीक है। अब देखो न्यायमूर्ति धीरू भाई नारायण भाई पटेल, धीरू भाई नारायण भाई पटेल हैं, इनको टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपील ट्रिब्यूनल का अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। इनका कार्यकाल 4 वर्ष का है। अब देखो विद्या बालन, तो विद्या बालन को भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस की ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। जुनैद कमाल अहमद, ये विश्व बैंक के उपाध्यक्ष बने हैं फरवरी 2022 में, और ये क्या करेंगे, एक विश्व बैंक की एक शाखा है उसका नाम बोला जाता है मीगा, बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी इसको बोला जाता है, इसको उपाध्यक्ष बनाया गया है इनको। भूषण पटवर्धन है, ये भूषण पटवर्धन जो है ये यूजीसी के पूर्व उपाध्यक्ष थे और ये शिक्षाविद हैं। इनको जो है कार्यकारी समिति का अध्यक्ष बनाया गया, किसका, नैक का। नैक देखो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है शिक्षा से जुड़ा हुआ, जो बहुत सारी यूनिवर्सिटी को एक सर्टिफिकेट देता है कि तुम नैक के सर्टिफाइड हो, क्योंकि ये शिक्षा की एजुकेशन पे ध्यान देता है। इसका पूरा फुल फॉर्म है नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल, तो ये नैक है, ठीक है। माधवीपुरी बुच, ये भुज नहीं बुच है, ये इनको बनाया गया है सेबी का 10वें अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। 3 साल का इनका कार्यकाल है। समीरन गुप्ता, इनको ट्विटर में भारत के सार्वजनिक नीति के प्रमुख होंगे और इस रूप में भारत और दक्षिण एशिया में ट्विटर की ये जो नीतियां हैं उसको परोपकार के प्रयासों का नेतृत्व भी करेंगे, तो ये समीरन गुप्ता हैं। अब देखो हैदराबाद में सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने डाटा केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है और ये माइक्रोसॉफ्ट का भारत में स्टोन डाटा केंद्र होगा। और माइक्रोसॉफ्ट देखो भारत में पुणे, बम्बई, चेन्नई में डाटा केंद्र स्थापित कर चुकी है, ये चौथा है। देखो पुणे में नरेंद्र मोदी ने आर.के. लक्ष्मण आर्ट गैलरी संग्रहालय का उद्घाटन किया है, तो पुणे में आर्ट गैलरी संग्रहालय लक्ष्मण आर्ट गैलरी का उद्घाटन किया। मंडी में हिमाचल प्रदेश में क्या हुआ है कि लुप्त प्राय हिमालय जो जड़ी बूटियाँ उसके संरक्षण के लिए इस शहर में बुला घाटी में राज्य के पहले जैव विविधता पार्क की स्थापना की जाएगी, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। 1 करोड़ रुपए इसकी लागत राशि है। चलो अब अगला देखते हैं। मुंबई में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने देश में पहली बार
ये बार नहीं है, बाटा टैक्सी। बाटा टैक्सी की शुरुआत की है और यह मुंबई से नवी मुंबई के बीच में शुरू की जाएगी। तो ये बाटा टैक्सी है, देखो। नासिक, नासिक में केंद्रीय मंत्री प्रवीण पवार द्वारा महाराष्ट्र में भारत की पहली जैव, ये जैव नहीं है, जैव है, जैव सुरक्षा स्तर की 3 की मोबाइल प्रयोगशाला, मतलब सुरक्षा स्तर 3 की मोबाइल प्रयोगशाला उद्घाटन किया गया है। और ये इसका काम क्या होगा, ये जो वायरस से होने वाली बीमारियां हैं, जैसे कोरोना चल रहा है, और भी बीमारियों की जांच करेगा। ठीक है। अब देखो अगला है ये विश्व आर्थिक मंच, जिसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बोला जाता है। तो ये आप ध्यान से सुनिएगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की स्थापना हुई थी 1971 में। ठीक है, 1971 में हुई थी और इसका उद्देश्य क्या था, दुनिया की आर्थिक स्थिति में सुधार करना था। स्विट्ज़रलैंड में एक जेनेवा एक जगह है, वहाँ पर स्थित ये नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, NGO है एक तरह से। ठीक है। तो विश्व आर्थिक मंच के जो शिखर सम्मेलन होते हैं, इसमें विभिन्न देशों के राष्ट्र के अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ठीक है, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन जैसे यूरोपियन यूनियन है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र है, तो इन सब के जो अध्यक्ष भी शामिल होते हैं और ये डिस्कस करते हैं कि किस तरह दुनिया में अर्थव्यवस्था को बढ़ाया जाए, GDP को बढ़ाया जाए। ठीक है, किस किस देश में मंदी आ सकती है। समय समय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम भारत की GDP ग्रोथ रेट बताता है, तो हर देश की बताता है। ठीक है, तो इस तरह से ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का काम है। तो 1971 में इसकी स्थापना हुई। तो एक आता है दावोस एजेंडा। अगर मैं कहूँ दावोस एजेंडा का संबंध किससे है, तो देखो दावोस एजेंडा का संबंध वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से। ये चीज़ याद रखना। क्वेश्चन हम लोग इस तरह से आ सकता है कि अभी हाल ही में समाचारों में सुनने वाला दावोस एजेंडा का संबंध है। ऑप्शन दे देगा आपको, पहला वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO, दूसरा संयुक्त राष्ट्र, तीसरा IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और चौथा देगा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो दावोस एजेंडा इज रिलेटेड टू वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। और दावोस एजेंडा में क्या होता है कि अब की बार तो कोरोना की वजह से ये लोग वर्चुअली जुड़े थे, वैसे ये लोग दावोस में जाते हैं। दावोस एक जगह है स्विट्ज़रलैंड में, वहाँ पे जाते हैं बड़े बड़े प्रधानमंत्री मोदी जी भी जाते हैं, और भी लोग जाते हैं जिनकी इकनॉमी भी अच्छी होती है, उनको इन्वाइट किया जाता है। तो जाते हैं वहाँ पर अपना व्याख्यान देते हैं, मतलब स्पीच देते हैं। तो ये सब चीज़ें दावोस एजेंडा से जुड़ी हुई हैं। पर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की अब आलोचना इसलिए हो गई है क्योंकि अब आलोचकों का ये कहना है कि विश्व आर्थिक जो मंच की बैठकें होती हैं, ये वैश्विक अभिजात वर्ग की प्रतीक बन गई है। मतलब इसमें बड़े बड़े लोग जो इकोनॉमिस्ट होते हैं, जैसे रघुराम राजन है, उर्जित पटेल है, इन लोगों को बहुत इकोनॉमिक्स की बहुत नॉलेज है। ये अपने फिगर बताते हैं 2%, 3%, ये किसी आम जनता को समझ में नहीं आती है और ये ज़मीन पर इम्प्लीमेंट भी नहीं होती ये सब चीज़ें जो बताते हैं। इसलिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की आलोचना इस बात पे की जा रही है कि ये केवल अभिजात वर्ग या बौद्धिक लोगों का एक मंच बन गया है और जो केवल हवा हवाई बातें करते हैं, होता इससे कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। ये बैठक 2022 में आभासी रूप से आयोजित की गई। अब एक क्वेश्चन आता है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, हर साल UPSC के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, UPPCS के लिए भी है, और अब तो कोई भी वनडे एग्ज़ाम में भी पूछ लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये आता है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बहुत सारी रिपोर्टों को जारी करता है। ये रिपोर्ट बोल देगा कि वैश्विक जोखिम रिपोर्ट, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट कौन जारी करता है? IMF जारी करता है, WTO जारी करता है, कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF जारी करता है, कि एशियन डेवलपमेंट बैंक जारी करता है? तो अब देखो, अब मैं आपको रिपोर्ट्स बताऊंगा कुछ कि ये रिपोर्ट कुछ वैश्विक आर्थिक मंच ये जारी करता है, ये आप लोग को देखना है। ठीक है, तो पहली रिपोर्ट है वैश्विक जोखिम रिपोर्ट, जिसको बोला जाता है ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट। ठीक है, तो ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट हो गया। अब देखो वैश्विक जो है प्रतिस्पर्धा रिपोर्ट, इसको बोला जाता है ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट।
उसके बाद ये बेसिक नहीं, बेसिक है, बेसिक लैंगिक अंतराल सूचकांक, इसको बोला जाता है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, ठीक है। उसके बाद समावेशी विकास सूचकांक, जिसको बोला जाता है इंक्लूसिव डेवलपमेंट इंडेक्स। तो ये सब रिपोर्टें भी ये जारी कर रहा है WEF। उसके बाद ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, जिसको बोला जाता है एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। अगला है वैश्विक सामाजिक गतिशीलता सूचकांक, जिसको बोला जाता है ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स। अगला है देखो वैश्विक सूचना प्रौद्योगिकी रिपोर्ट, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है ग्लोबल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिपोर्ट। अगला है यात्रा और पर्यटन प्रतिस्पर्धा रिपोर्ट। तो यात्रा पर्यटन प्रतिस्पर्धात्मक रिपोर्ट को बोला जाता है ट्रैवल एंड टूरिज्म कम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट। तो ये सब रिपोर्ट्स हैं जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वाला द्वारा जारी की जाती है। एक बार फिर से सुनो, हिंदी में लिखा हुआ है, मैं इंग्लिश में बोलूँगा, ठीक है। तो जिससे क्या होगा कि आपको दोनों चीज़ें दिमाग में बैठेंगे, हिंदी का पढ़ लेना और इंग्लिश में जो बोलूँगा वो कान से सुन लेना, ठीक है। पहली रिपोर्ट है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जो रिपोर्ट मतलब जारी की जा रही हैं। तो फर्स्ट रिपोर्ट इज़ ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट। So global risk report is the first report which is published by the World Economic Forum. Second one is the global competitiveness report. ठीक है। द थर्ड वन रिपोर्ट इज ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। फोर्थ रिपोर्ट इज इंक्लूसिव डेवलपमेंट इंडेक्स। फिफ्थ रिपोर्ट इज एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स एंड द अदर रिपोर्ट्स आर ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स, ग्लोबल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिपोर्ट, travel and tourism competitiveness report. So these are the reports, these are the some reports which are published by World Economic Forum, and you should know which report is published by which organization, and in time to time I will tell you every report which is published by which organization, ठीक है। So you should aware of these reports. तो ये सब चीज़ें आप याद रखना। अगर क्वेश्चन आता है, अगर मैं आपको क्वेश्चन दे दूं कि ग्लोबल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिपोर्ट इज द रिपोर्ट विच इज पब्लिश्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन, सो इट्स आंसर विल बी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जस्ट सम सेकंड बिफोर आई हैव टोल्ड यू, ठीक है। तो ये बात तो समझ गए हो कि नहीं। अब अगली स्टोरी है, देखो अभी श्रीलंका में देखो कितना ज़्यादा अभी वो मच रहा है। श्रीलंका में कितना ज़्यादा अफरा तफरी व्यवस्था बन गई है। वहाँ पे लोगों को पेट्रोल लेने के लिए 3-3 घंटे लाइन में लगना पड़ता है, और वहाँ पे इकोनॉमिक क्राइसिस इतनी ज़्यादा क्रिएट हो गई है कि लोगों को इस समय 1 इंडियन रुपये में 3 श्रीलंकन रुपीज़ आ रहे हैं। सोचो 100 रुपये में 300 श्रीलंकन रुपीज़ आ रहे हैं। तो वहाँ की इकोनॉमी, वहाँ की जो मुद्रा है वो कितने फॉल हो गई है। तो अब देखो, एक ये बहुत इम्पोर्टेंट जगह है, इसका नाम है तिंकोमाली तेल टैंक फार्म, ठीक है। तो ये श्रीलंका में स्थित है। अगर क्वेश्चन आता है तिंकोमाली तेल टैंक फार्म इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द कंट्री, एंड ऑप्शन दिए जाएंगे आपको, मान लो सऊदी अरेबिया, सेकंड ऑप्शन मालदीव, थर्ड ऑप्शन बांग्लादेश और चौथा श्रीलंका। तो आपको श्रीलंका में टिक करना है। तिंकोमाली तेल टैंक फार्म श्रीलंका में स्थित है, और अब इसको भारत और श्रीलंका संयुक्त रूप से ऑयल टैंक के फार्म के रूप में विकसित करेंगे। सो ये थोड़ा करंट अफेयर आज का था। अभी हो सकता है शाम को फिर एक वीडियो आए, और देखो करंट अफेयर का भी वीडियो डेली आएगा, ग्रामीण विकास का भी वीडियो डेली आएगा अब, है ठीक है। तो इसको आप लोग देखते रहिए, और धीरे धीरे करके इतना कंटेंट आपके पास होता जाएगा, और दिमाग से आपके अंदर कॉन्फिडेंस खुद ही आएगा, केवल आप ये देखते जाओ, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार।